अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुमातुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का ये खूबसूरत दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए आपकी लाइफ में। ऑन दैट नोट आज के शो का आगाज़ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। और इसी के साथ हम अपनी अंदाज से शो का आगाज़ करेंगे जिसमें टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे और अखबारात क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की बात करेंगे। टीम पाकिस्तान, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत हार्ड लक रही, कल हमने देखा जिस तरह परफॉर्मेंस दी गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बड़ा टाइटल है, वर्ल्ड कप का जो टाइटल है जो अगले माह से शुरू हो रहा है, उस पर पाकिस्तानी टीम एक नए बलबले, एक नए जोश के साथ उतरेगी। क्या वीकनेसेस रहीं, क्या कमजोरियां रहीं, इस पर भी नजर डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट आज का होगा क्रिकेट पर। शो का बाकायदा आगाज करेंगे जी। एक बहुत खुशाइंद अब खबर कल आती है जिस पर काफ़ी उम्मीद का और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और काफ़ी सारे जो लोग थे वो डिबेट का इसको हिस्सा बना रहे थे कि जो महंगाई है, ख़ासतौर पर आवाम बहुत परेशान है और महंगाई की जो शरह थी उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। कल हमने देखा कि स्टेट बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें कहा गया कि महंगाई जो है वो अगले माह कम होने के इम्कानात हैं, बल्कि हो जाएगी। सितंबर के महीने में कहा गया कि थोड़ा सा बढ़ने के इम्कानात हैं, मगर फिर अक्टूबर में जो महंगाई है इसमें गिरावट दिखाई देगी, यानी इसके गिरने के चांसेस हैं। बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशाइंद खबर है। जिस तरह हमने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह मनसब संभाला, साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा कि जो आने वाली निगरान हुकूमत होगी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें महंगाई और ख़ास तौर पर जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा खड़े हुए हैं। तो बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर है जी, बहुत खुशाइंद खबर है पाकिस्तान के लिए। हम चाहते हैं जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उनसे पाकिस्तान बाहर निकले और डेफिनेटली जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उस पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जाहिद किशकोरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू। जाहिद साहब, एक बहुत अच्छी खबर, फाइनली साई ऑफ रिलीफ हम देखते हैं। जिस तरह के हालात थे, जो मुआशी चैलेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान फेस कर रहा है एक तवील मुद्दत से, फाइनली एक अच्छी खबर आती है स्टेट बैंक की तरफ से कि अगले माह कुछ इम्कानात हैं कि महंगाई कम हो जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल जो कल उनका पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि 22% जो प्रॉफिट रेट है वो रहेगा जी, एक होप दिलाई है जहां आवाम को कि शायद महंगाई जो कि किसी स्टेज पर 37% थी, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा चुका था, रिकॉर्ड हाई था, मई में मैं बात कर रहा हूँ, तो अब वो कुछ कम होने के चांसेस हैं और यही होप है इसको आगे लेके जाना है। अगर हमें देखना ये होगा कि आज गवर्नमेंट अगर पेट्रोल प्राइसेस या डीजल के जो प्राइसेस हैं वो यहीं बरकरार रहते हैं तो फिर एक अच्छी होप है। होपफुली बहुत सारी 27% से नीचे इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई है पाकिस्तान में, नीचे आने के चांसेस हैं और ये रिकॉर्ड नीचे होगा गुज़श्ता 2 साल में। अगर आप देखिए तो अगर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट को सजेस्ट भी किया गया है कि शायद ये ऊपर जाएं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इसी रेशियो को नीचे जो डिक्लाइन में देखना। लेकिन एक बात है कि जो निगरान हुकूमत के लिए, जिस तरह आपने पहले बताया कि चैलेंज जो पाकिस्तान का मुआशी चैलेंज है, जो मईशत को आप देख रहे हैं, जी। पूरी दुनिया का है इनफैक्ट, लेकिन पाकिस्तान इससे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हाई थे। पाकिस्तान अभी जो सैलाब आया था, आपको मालूम है, अभी उससे निकलने की कोशिश कर रहा है जी। और गुड लक कुछ ऐसा है कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं वो शायद बम्पर क्रॉप्स हों। चावल की काश्त हुई है, इससे पहले ठीक है, गंदम की थी और गन्ने की फसल भी। तो ये होप की है कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी पाकिस्तान में। लेकिन निगरान हुकूमत का जो बुनियादी काम है, ज़ाहिर है एक स्टेबिलिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क में, उसको इस शक्ल में लेके आना कि जल्द से जल्द जो इलेक्शन हैं वो हों और एक गैर मामूली जो सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, पॉलिटिकली गवर्नमेंट इलेक्टेड आए पूरे मैंडेट के साथ और लोगों में एक नया एतमाद बहाल हो, जिससे मार्केट में भी एतमाद आएगा और जो रेशियो है ज़ाहिर है महंगाई का, इस पर भी पाकिस्तान की ग्रिप ज़्यादा होगी गवर्नमेंट की कंट्रोल करने में। लेकिन ज़ाहिर है इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कई फ्रंट पे, इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से ये जो रेशियो है 21%, 20%, 19%, अब 22% गुज़श्ता 2 पीरियाडिकली टाइम पीरियड से चल रहा है। तो आपको डिपॉजिट मेंटेन करना है बैंक्स में, जिस वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें शो करनी है ताकि मैक्सिमम जितना कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है इन्फ्लेशन पे। सेंट्रल बैंक भी कोशिश कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है या दूसरे मुल्क के जो इदारे हैं वो कोशिश करें कि आवाम तक एक रिलीफ जाए। लेकिन महंगाई
का जो जीन है वो फ्रैंकली अभी इतनी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, शायद पूरी दुनिया के कंट्रोल में नहीं है, बट पाकिस्तान उसमें शायद वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सही कम से कम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा। अच्छा है। कीपिंग इन व्यू IMF को अगर हम सामने रखें, और ज़ाहिर है एक तवील मुद्दत से बात भी होती थी कि जी IMF को मनाना बड़ा मुश्किल काम है, फिर वो मान भी गया, हमारा एक वायदा भी IMF से होता है। आपको लगता है कि IMF को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो रिलीफ है या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलीफ की हैं, सब्सिडीज़ की हैं, वो पॉसिबल हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल सिनेरियो है और IMF के बड़े कड़े स्टांस हैं इस पर। देखिए यही तो एक वजह है, आपने देखा होगा ये ओवर बिलिंग का या लोड शेडिंग और ये बिलिंग और बिजली के जो मामलात हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे मुल्क में। और निगरान गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट ज़रूर है, क्योंकि इनको एम्पावर कर दिया गया था पार्लियामेंट के ज़रिए कि जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल डोनर्स के साथ लैंडर्स और डोनर्स की जो डील्स हैं, पाकिस्तान उसको ओन कर सके। इस वजह से IMF से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि जो बिलिंग इस महीने की इसको वो चाहता है कि 3 मंथ के लिए आवाम तक किसी हद तक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिलिंग थी, बिजली महंगी हो गई है। पाकिस्तान की बातचीत चल रही है IPPs के साथ, पाकिस्तान एक न्यू शेप देना चाहता है अपने पावर प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि ये 2013 के बाद से सिचुएशन पैदा हुई थी। अब 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो IMF के साथ पाकिस्तान को ज़ाहिर एक फ्रेश डील के लिए जाना है, और निगरान हुकूमत आया कि खुद करेगी या नई हुकूमत करेगी, तो निगरान हुकूमत को करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है पाकिस्तान में शायद अभी 4 महीने तक इलेक्शन मुमकिन नज़र नहीं आते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द लॉ उन्होंने डेट देनी है इलेक्शन की, और इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि जो कानून उसको एम्पावर करता है कि जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके तहत हल्का बंदियाँ हो रही हैं, 4 दिसंबर तक वो मुकम्मल होंगी, उसके बाद 1.5 मंथ का एक प्रोसेस चाहिए होगा। तो लगता है मार्च या फरवरी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्शन हो। उस वक्त तक शायद बहुत पाकिस्तान के लिए देर हो चुकी होगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत सारे कर्जे वापस करने हैं, इंटरेस्ट रेट से, तो $20 बिलियन पाकिस्तान को अरेंज करने हैं इस साल जब हम बैठे हुए 2023 में। उसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट रेट्स हैं जो पाकिस्तान को पे करने हैं, कुछ बेल आउट पैकेजेस हैं, कुछ प्लाजेस हैं, कुछ रिव्यू करवाने हैं जो पाकिस्तान ने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ उन्होंने उनकी डील्स हैं अपने डिपॉजिट बढ़ाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर साहब यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल इशू पे बात की। डेफिनेटली जो स्टेक्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की तो उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माजी में भी हमने देखा जब इलेक्शंस की बात की जा रही थी तो पैसा या कैपिटल जो था वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इलेक्शंस जो थे वो डिबेट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। फिर उसके बाद हमने देखा कि खातिर ख्वाह कोई उसमें सामने नहीं आई डेवलपमेंट्स। अब आपको लगता है कि ये इशू बीच में आड़े नहीं आएगा जो आम इंतखाबात हैं 2023 में जो होने थे 2024 में जाते दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं ये आड़े आ सकते हैं? अब मैं एक्चुअली पाकिस्तान तो ज़ाहिर है चैलेंजेस हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगले 4-5 महीने तक चले गए हैं। अब इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की प्लाजेज हैं, जो पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 3 गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो कांस्टेंट एक 2008 से फिर 13 फिर 2018, तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव शगुन है डेमोक्रेसी के लिए जो आगे बढ़ रही है। और इंटरनेशनली आपने देखा होगा कि जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर वो मुख्तलिफ जो हमारी लीडरशिप है, निगरान गवर्नमेंट की हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, उनसे वो मीटिंग्स कर रहे हैं जो कि जिस पे बड़ी डिबेट हो रही है कि गैर मामूली मीटिंग्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और वो डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनली US हो या चाइना हो या पाकिस्तान के और भी ऐसे कंट्रीज यूरोप में, वो ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। क्या गैर यकीनी की सूरत हाल आगे मज़ीद बढ़ेगी, पाकिस्तान की जो प्लाजेस हैं यूरोप के साथ या इन्वेस्टमेंट है, या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो होप नज़र आती है वो अभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक कोशिश की है कि जो पाकिस्तान की रियल पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल मैं फोकस करता हूँ ज़राअत पे कि यही पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है, इसको एक्सपोज किया जाए,
इंटरनेशनल डोनर्स को, फ्रेंडली कंट्रीज़ को इंगेज किया जाए ताकि मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट करके कम से कम जो फूड क्राइसिस है या इन्फ्लेशन की हम बात करें, जो स्टेपल फूड्स हैं उनको बढ़ाया जाए और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट। आप देखें पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पर गंदम भी हमें लानी पड़ रही है, कॉटन भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, चीनी इवन मंगवानी पड़ रही है। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो रिकॉर्ड गंदम हम दुनिया को सप्लाई करते थे, चीनी सप्लाई करते थे। इसी वजह से वन ऑफ द प्राइम रीजन में से एक ये भी है कि हम बाहर से इंपोर्ट जब चीज़ें कर रहे हैं तो महंगाई तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, और यही वजह है कि ज़राअत पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है और जो किसान है पाकिस्तान का उसको रिलीफ दिया जाए। पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी कि जो सोलर सिस्टम है, जदीद टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, किसानों को वो किया जाए। अगर आप जो हम बिलिंग की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, अगर आप देखिए तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मेजर जो बिलिंग और रिकवरीज हैं वो यही एग्रीकल्चर, चाहे आप बलोचिस्तान देख लें, वहाँ पर तो 570 अरब रुपए से ज़ायद जो बिलिंग पे करनी है वो किसानों ने पे करनी है, उनको रिलीफ गवर्नमेंट ने देना है। तो ये वो फार्मर्स हैं, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़ाहिर है इंडस्ट्री को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो निगरान हुकूमत, जब पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की है, ये एक इशू भी उठा था, आपको याद होगा कि जब पोस्ट कोरोना जब पेंडेमिक था तो हुकूमत ने इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देने के लिए $3 बिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन दिए थे, जिस पे बड़ी डिबेट हुई और ये इशू जाके आगे शायद आगे बढ़े, क्योंकि ये रिचेस्ट पीपल थे इन द कंट्री, तो अमीर तरीन लोग थे जिनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, और $3 बिलियन जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। सही। और इसके अलावा जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या किसान हैं उनको कोई खातिर खा इतना रिलीफ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने ऐलान ज़रूर किया था किसान पैकेज की शक्ल में 700 अरब रुपए, 800 अरब रुपए और मुख्तलिफ कर्जे देने, लेकिन प्रैक्टिकली आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सही। फिर SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो कि गरीब तरीन हमारे अजला हैं, वहाँ पर एक रिलीफ देना था लोगों को, वो भी हमने देखा कि पैसे तो डोल आउट हुए, पिछली गवर्नमेंट ने भी किए जो पहले 3-3.5 साल थी, फिर अभी PDM की जो गवर्नमेंट थी उसने भी किया है, लेकिन जो आम आदमी है उस पर रिलीफ डायरेक्टली हमें पहुंचता नजर नहीं आता। ठीक है, ठीक है। तो ये एक इशू है, जब तक आम आदमी तक रिलीफ नहीं जाएगा डायरेक्टली, महंगाई या फिर ये जो सोच है इसमें कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, मुझे हम अखबारात की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है, मैं उसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो कहती कुछ इस तरह है जी कि हल्का बंदियाँ ज़रूर कराएं, इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयान है। कल उनकी कोई इजलास हुआ, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उनमें उसमें ये बात की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की जाती है, क्यों नहीं मिल रही पीपल्स पार्टी को, क्या वजूहात हैं, ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये क्यों खड़े होते दिखाई देते हैं? अभी देखिए, तमाम पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब यही चाह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें जी। उनके खिलाफ कुछ केसेस भी हैं। अगर आप टॉप लीडरशिप की बात करें, जो PMLN है या PTI है, उनकी टॉप लीडरशिप को बहुत सारे चैलेंज का सामना है, और हो सकता है अगले महीने नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही जेल में मौजूद हूँ, और जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सिंध में कई सालों से रूल किया है, उनके पास एक मेजर स्टेक, सिंध का पूरा सूबा है, एक पूरा रिसोर्स सिस्टम मौजूद है। फिर सेंटर में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर आप देखें इस वक्त जब मैं और आप बात करें, अखबारात उठाएं, अर्ली इन द मॉर्निंग हम डिबेट कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना मोमेंटम बना रही है। आपने देखा मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे कर रहे हैं, पूरे सिंध में उन्होंने आवाम को, वोटर्स को मोबिलाइज किया हुआ है। जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस तरफ अगर आप देखिए तो ANP थी या फिर JUIF है, उस पर अटैक्स हो रहे हैं। JUIF पर बैक टू बैक 3-4 अटैक्स हुए, उनकी लीडरशिप है। और अगर आप देखिए थोड़ी देर पहले जब मैं आप अखबारात की बात कर रहे थे पढ़े, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा कंसर्न सामने आया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के TTP स्ट्रांग हो रही है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये इंटरनेशनली बैन अवी लोग देख रहे हैं, और यही पाकिस्तान को भी इसका अदराक है। आपने देखा होगा कि ये
क्लियर स्टेटमेंट आए हैं, पॉलिसी जी। स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से भी कि दूसरा जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं KPK से या फिर बलूचिस्तान से जी। कि जब से तालिबान ने काबुल में अपनी हुकूमत संभाली है, उसका जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान जी। के साथ, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट पाकिस्तान में एंटर हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर टेरर वेव जो है वो बढ़ी है। सही। एक पाकिस्तान को ये भी एक चैलेंज बढ़ा है, हालांकि पाकिस्तान में पीस प्रिवेल कर गया था 2018 के बाद। जी। स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में 80% पीस वापस आया, 80% वायलेंस कम हुआ है और इवन पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हो गया था। ठीक है। ये 2018 की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। और उसके बाद से अभी पिछले एक साल से हमने देखा है, जिस तरह मैंने आपको काबुल की बात की, जी। तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो अमन की है, दो जो हमारे सूबे हैं बॉर्डरिंग अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर कोई इतनी बेहतर नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहाँ पर पीस वो करें। और यही वजह है कि निगोसिएशन दोनों ममालिक ने अपने पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया हुआ था अफगानिस्तान के लिए ट्रेड के लिए, और एक बड़ी निगोसिएशन हुई, 3, 4, 5 दिन तक मैराथन डिस्कशंस हुई, जिस पर तालिबान ने पाकिस्तान को अब इंश्योर करवाया है। वो इंश्योर पहले भी करवाता रहा है कि वो उनकी तरफ से कोई जो जितने भी मिलिटेंट हैं पाकिस्तान दाखिल ना हो सके, वो पूरी कोशिश करेंगे जितनी उनकी कैपेसिटी है, सही कैपेसिटी वो बढ़ाने की कोशिश। और दूसरा, मैं जब हम महंगाई और इन इश्यूज़ को देख रहे हैं, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कल मेरे पास एक डेटा और फिगर था जी। पाकिस्तान में जो हमारा कस्टम्स के हुकाम हैं बॉर्डरिंग एरियाज़ पे ईरान और अफ़गानिस्तान में 8 बिलियन रुपीस की एक महीने में 8 अरब रुपए की स्मगलिंग हो रही थी, जिसको रोका गया है। सही। 8 बिलियन आप देखिए एक मंथ में, तो डेली बेसिस पे 30 करोड़ बनता है। ये रोकी गई है। जो रोक नहीं पा रहे हम, जी। वो तो कहीं जा रही है अफगानिस्तान। और यही एक वजह है महंगाई की, ये भी एक रीज़न है। यहाँ से चीनी का बताया गया है कि एक महीने में 18 लाख बैग जो है वो स्मगल हो रहे थे, अफगानिस्तान उसको पकड़ा गया। इससे जबकि ये भी बताया जाता है कि 2 महीने में 25 लाख बैग स्मगल हो चुके हैं। राइट। क्योंकि पोरस बॉर्डर है, मुमकिन नहीं है बॉर्डर पे चीज़ों को कंट्रोल करना 100%। तो दूसरी, अगर अब फिर पेट्रोल और डीजल जो है वो ईरान के रास्ते से पाकिस्तान दाखिल होता है, ये भी स्मगलिंग। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तान में महंगाई को, क्योंकि यहाँ से चीज़ें वहाँ चली जाती हैं, फिर पाकिस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, जिस वजह से एक चीज़ जो कि यहाँ जिसका 90 रुपीज़ पर केजी होनी चाहिए या 120 रुपीज़ पर केजी चीनी होनी चाहिए, वो स्मगल हो जाती है। यहाँ एक्स्ट्रा चीनी पाकिस्तान में मौजूद है, आपने देखा वो तो 200 प्लस क्रॉस कर गई है जी। हर चीज़ जो है, इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस आप देखें, जब वहाँ से स्मगलिंग होंगी, चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो फ्लो है, लीगल जेन्युइन लिटिमेट फ्लो है ट्रेड का, वो डिस्टर्ब होता है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो यही अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे, क्योंकि उसका अपनी उस पर बहुत कंट्रोल कम है, वो भी स्ट्रगलिंग फेज में है। आपने देखा अभी 2 साल के अरसे के बाद पहली दफ़ा चीन ने भी अपना सफ़ीर वहाँ पर मुकर्रर किया, तो चीज़ें नामल उनके लिए बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रही है। सही। लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो रही। यही एक वजह है कि पाकिस्तान, यू कांट चेंज योर नेबर्स, पाकिस्तान को ये भी एक मसला रहता है जो कि जुड़ा है पाकिस्तान से बराह रास्त। राइट जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉप स्टोरी, जो हमारी हेडलाइन उर्दू न्यूज़ डेली की है, वो कहती है कि जी इलेक्शन जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में होने चाहिए, जैसा कि आपने मेंशन किया था। एहसन इकबाल साहब का ऐसा कहना है। अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो भी तैयार हैं, वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, हल्का बंदियाँ हो जाएं। नून लीग की तरफ अगर देखा जाए, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं। मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान गवर्नमेंट, उनका भी ये कहना है कि वो तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ सबकी नज़रें हैं। आपको लगता है कि वक्त भी है, टाइम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है? देखिए, अब ये सारा चैलेंज मैं समझता हूँ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, इस इतवार से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा होंगे, पाकिस्तान के चोटी के और बहुत अच्छे बड़े जज हैं। उनका एक बड़ा नाम है और उनके कंधे पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। क्योंकि
आपने देखा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के दरमियान कई खतूत का तबादला हो चुका है, जिस पर सदर पाकिस्तान डेट देते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं अपने कानून के जाविये में, और इलेक्शन कमीशन एक स्टैंडिंग पोजीशन लिए हुए है कि जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है वो एम्पावर करता है। अब उसमें तब्दीली हुई है कि इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा इलेक्शन की। अब इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग ये भी हुआ है कि जो CCI की लास्ट मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, उन्होंने जो नई मरदमशुमारी हुई थी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, उसके रिजल्ट अप्रूव कर दिए, और जैसे ही अप्रूव किए CCI ने तो वो बाइंडिंग हो गए अंडर द लॉ इलेक्शन कमीशन पर कि वो नई हल्का बंदियां करें। सही। और नई हल्का बंदियां, उसके लिए आपको 4 महीने का कम से कम वक्त दरकार है, जो कि वो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका है कि फलां मरहले पे ये होगा और 4 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद एक 1.5 मंथ का उज़रदारियाँ, कंप्लेंट्स जो कि इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो कैंडिडेट हूँ चाहे वो आवाम हूँ, वो चैलेंज कर सकते हैं अपनी उन हल्का बंदियों को और फैसले ले सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन कौन सी डेट देता है। और पाकिस्तान में ये अमूमन देखा गया, अब केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट आया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करता है, एक ऐसा कॉन्सेंसस डेट दे देता है, या इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप एक ऐसा डेट दे दें जिस पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है वो एक डेट दें जिस पे इलेक्शन होना चाहिए। बज़ाहिर जो जनवरी और फरवरी है पाकिस्तान में, यूजुअली आपने देखा होगा कि छोटे दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पर इतना शायद टर्नओवर ना हो, लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है, सर्दी बहुत होती है, तो ये गालिब इम्कान है कि मार्च में या फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की ऐसी डेट सामने आ जाए, और उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन अपना काम भी कर चुका होगा। और फिर आगे इस वक्त तक तो नहीं बढ़ते नज़र आ रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सारी नज़रें हैं, और यही बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए। उनके पास बड़े केसेस हैं, और एक जो हमारी सियासी डिबेट जो मैं और आप कर रहे हैं, हो सकता है आज शाम के बाद ये सियासी डिबेट बदल जाए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस पड़ा है, नैब का है, नैब तरमीमी बिल जो कि चैलेंज किया जा चुका है, जिसके बदौलत 70% जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे वो कानून में तब्दीली की वजह से रिवर्स हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि जो कानून और तरामीम की गई हैं वो किसी सर्टन इंडिविजुअल को फ़ायदा देती हैं, ये अवामुल नास के लिए बराबर का इंसाफ मुहैया नहीं करती, तो वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तरामीम। अगर स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो इससे तो आपके थाउजेंड ऑफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन, तो हाई प्रोफाइल केसेस खुल जाएंगे दोबारा, और जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इवन जो कि हाई प्रोफाइल केसेस फेस कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान के 5 साबिक वज़राए आज़म हैं, 11 साबिक वज़राए आला हैं, 246 साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस फेस कर। उन पर इल्ज़ामात ये थे कि 700 अरब रुपए के करप्शन चार्जेस थे उन पर। तो ये अब रुके हुए हैं या रिवर्स हो गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है तो ये दोबारा रिवाइव हो जाएंगे और एक नई डिबेट सामने आएगी कि बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस होल्ड रहे हैं वो केसेस फेस कर रहे होंगे, उनका क्या बनेगा, कितनी बरकरफ्तारी से उनके खिलाफ एक्शन होंगे, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी आपको पता है शुरू हो चुका है स्मगलर्स के खिलाफ, जो कि लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, होर्डर्स हैं जिन्होंने महंगाई को आसमान तक पहुंचाया हुआ है। आपने खुद देखा होगा एक ड्राइव शुरू हुई है, लोग पकड़े गए हैं, उनसे चीज़ें भी होंगी। तो ये एक नई ड्राइव है जिसको पूरी सपोर्ट हासिल है तमाम इंतज़ामिया की, क्योंकि निगरान जो सेटअप है ये एक कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रल हो के जो कानून की रोशनी में चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह साइफर केस की आप पहले बात कर रहे थे, कल ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई है, उसकी जो दरख्वास्त थी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और ये एक केस नहीं है। आप देखिए, अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर की लीडरशिप है, 9 मई के जो वाक़यात हैं, ये तो पाकिस्तान की रीसेंट तारीख में ऐसे वाक़यात हैं इस पर ना कोई जस्टिफाई कर सकता है, जिसने पाकिस्तान की सियासत को
उसका पस मंज़र, सियासत का जो मैदान है उसमें मुकम्मल तौर पर तब्दीली एक पेश कर दी है। सही। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया साइफर मामला, कल दरख्वास्तें मुस्तरद होती हैं ज़मानत की, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से भी, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जो दरख्वास्त थी वही मुस्तरद हो जाती है। ये तासुर नहीं आता कि शायद अब घबराहट हो रही है थोड़ी सी कहीं ना कहीं कि इलेक्शंस अगर करीब हैं और अगर जेल में ही रहा गया तो किस तरह तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में उतरेगी? देखिए, जिस तरह मैंने 9 मई का आपको बताया ना, इन वाक़यात ने तहरीक इंसाफ को एज ए जमात आलमोस्ट इस रेस से, जो कि लीडिंग रेस थी, निकाल दिया है जी। और हालांकि ये बड़ी बदकिस्मती है, एक सियासी जमात है जिसका 27 साल का सफ़र है जी। और उसने एक दफ़ा हुकूमत भी की है पाकिस्तान में, और 9 मई के वाक़यात हो जाना और ऐसे वाक़यात जो कि सियाह दबा हैं पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल। और कोई भी सियासी जमात हो जिस पे इस तरह का कड़ा वक्त आता है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो, रीबिल्डिंग हो, रिकवरी प्रोग्राम हो, उस पर 7-8 साल का हमें पाकिस्तान की जमहूरी तारीख बताती है, टाइम लग जाता है। इसी तरह से आपने देखा PMLN के साथ हुआ था, उसको भी 7-8 साल की एक रिकवरी फेज से गुजरना पड़ा था, तब जाके सियासी जमात दोबारा पाँव पे खड़ी हुई और उसने हुकूमत भी की। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा ही रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम, रिकवरी का, और फिर ये पार्टी टूटी है। आप देखें उसमें तहरीक जो इस्तेकाम पार्टी है वो सामने आई, जो कि PTI से निकली, पंजाब में बड़ी मोबलाइज कर रही हैं। वो अब्दुल अलीम खान है या जहांगीर खान तरीन है, या आप फिर इधर देखें पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, जो कि 2 साबिक वज़रा आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा 10 साल से जो हुकूमत करते आ रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई विद इन PTI और अब वो मोबलाइज कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 हल्के आपने देखा वहाँ पर अपने जलसे भी किए हैं। इवन पूरा डेरा इस्माइल खान देख लें आप, डेरा इस्माइल खान में जो तमाम टियर लीडरशिप थी PTI की, टॉप टियर की, सिवाय अली अमीन गंडापुर के, सब ने उनको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग छोड़ रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, डिसओन कर रहे हैं, उनके 9 मई के वाकयात को कंडेम कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ शहरों में अगर आप देखिए, दूर दराज के इलाकों में, तो पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इतने पावर के साथ, इतने मोमेंटम के साथ जो किसी स्टेज पर उन्होंने बनाया था और उन्होंने पेशेंस शो नहीं किया, उनकी लीडरशिप ने वो एक एक्यूमेन शो नहीं किया, सब्र नहीं किया, जिसका उनको शायद फल मिलता। अब शायद लगता है ये इन पुलों से पानी बह चुका है और बड़ा टाइम लगेगा उनकी रिकवरी के लिए। बिल्कुल ठीक पॉइंट पर टेकन। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, सिंध कच्चे के इलाके में फौज से मदद लेने का फैसला, ये फैसला सामने आता है कल सिंध कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो कच्चे के इलाके में दहशतगर्दी का एलिमेंट है उसे भी बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और एक बड़ी तवील मुद्दत से हम देख रहे हैं कि हमारी पाक अफवाज जो है वो इस मुद्दे को लेकर बड़ी सरगर्म हैं। हमेशा ये कहा गया, आर्मी चीफ साहब की तरफ से भी हालिया कुछ महीने पहले हमने देखा स्टेटमेंट्स आई कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो अव्वलीन तरजीह है, उससे कड़े हाथों निपटा जाएगा। आपको लगता है कि ये जो अब सिंध हुकूमत का इकदाम है ख़ास तौर पर, ये कुछ बेहतरी ला सकता है इन द करंट सिनेरियो? देखिए, जो सिंध की निगरान हुकूमत आई है ना, अगर आप कंपैरेटिवली जो सूबों में इंस्टॉल हुआ है निगरान सेटअप ना, सिंध की बड़ी एग्रेसिव और बड़ी चीज़ों को उस राविये से देख रही है जिस तरीके से दूसरे सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे बलोचिस्तान पर्टिकुलरली या खैबर पख्तूनख्वा की, वो इतनी एग्रेसिव नज़र नहीं आती। उन्होंने जो अभी इनिशिएटिव लिया है ये तो बहुत लॉन्ग ड्यू था। इससे पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट जैसे ही कोई इनिशिएटिव लेना चाहती थी या फिर करना चाहती थी, वहाँ से चीखें उठना शुरू हो जाती थी और वो रुक जाते थे। हालांकि निगरान हुकूमत जो पंजाब की है, इसने भी इसी तरह का सिमिलर पैटर्न का इनिशिएटिव लिया है। रहीम यार खान ने जो कच्चे का ऑपरेशन है, पाकिस्तान मिलिट्री ने सपोर्ट किया, रेंजर ने, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं रिजवान गोंदल, ये उन्हीं इनिशिएटिव ले रहे थे रहीम यार खान में। बहुत अच्छा उन्होंने एक आउटपुट और रिजल्ट दिया और पूरी सपोर्ट थी उसको पंजाब पुलिस की। अब आप देखिए तो सिंध में सिमिलर पैटर्न पर, जो कि बॉर्डरिंग पोरस बॉर्डर है अगेन दोनों सूबों का, यहीं से ही आप देख लें जो रहीम यार खान है, सादकाबाद है, कश्मोर है, फिर चाहे डेरा मुराद जमाली है, नसीराबाद है, ये वो पोरस बॉर्डर्स हैं
सूबे के, जो कि दरियाए सिंध की पट्टी या उनका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक हॉट बेड है, जी जी बिल्कुल जो सही। क्रिमिनल्स हैं या मिलिटेंट भी इवन हैं, जो ये प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी लॉन्ग वेटेड एक स्टेप था जो Right. उन्होंने किया है, उनको करना, अब इसको एग्जीक्यूट जी। करना चाहिए सक्सेसफुली, ना सिर्फ बातों तक के लिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि बिल्कुल ठीक। लोगों को रिलीफ मिले इस जाहिद सिलसिले साहब, में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत Shukriya. शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। हमारे साथ मौजूद थे जाहिद किशकोरी साहब, और जिस तरह उनका कहना था कि सिंध के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर जो कच्चे के इलाके के, हम हमेशा सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं। यकीनन एक बहुत अच्छा इकदाम है पाक अफवाज की जानिब से कि इसे अनाउंस किया गया है, और सिंध कैबिनेट को भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खुशाइंद अमल है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट पर। कुछ अफसरदा हैं क्रिकेट शायकीन, मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। आह! ये तो बहुत ही मजे का है। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें।
ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और हम बात कर रहे थे क्रिकेट पर। शायकीन क्रिकेट थोड़ा सा अफसरदा हैं और परेशान भी हैं। कल जिस तरह नेल बाइटिंग मैच हुआ पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह पहले टोटल दिया 252 का, फिर डीएलएस लगा क्योंकि बारिश थी मुसलसल और फिर ओवर्स भी कम हुए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 रन माइनस भी होता है, उसमें से 251 का स्कोर रह जाता है, जो कि एक अच्छा टोटल था ऑन द बोर्ड। लेकिन फिर हमने देखा कि श्रीलंकन बैट्समैन खासतौर पर ओवरशैडो करते दिखाई दिए पाकिस्तानी बॉलर्स पर। बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिस तरह नसीम शाह और हमने देखा हारिस नऊफ इंजर्ड रहे। हमने बहुत मिस किया कल के मैच में उनको। बहरहाल जी, बैटिंग लाइनअप पर भी बात करेंगे। हम बाबर आजम पर अगर बात करें तो कैप्टन साहब का कहना था कि फील्डिंग और बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं रही कल के मैच में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त हुई है। और एशिया कप एक बड़ा टाइटल है। पाकिस्तान, उम्मीद तो थी कि पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन बहरहाल ये खेल का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है, इससे मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो अब बड़ा टाइटल है वर्ल्ड कप का, सारी नज़रें उस पर होनी चाहिए, क्योंकि अगले माह की 5 तारीख से वर्ल्ड कप इनिशिएट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट टू टीम ग्रीन। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान टीम के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जावेद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जावेद साहब, अफसोस तो हर पाकिस्तानी को है। डेफिनेटली हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच होता, जो कि एक बहुत बड़ा नेल बाइटिंग मैच हो सकता था, लेकिन खैर बहरहाल हार जीत होती रहती है। कल की हार को किस तरह देखते हैं? देखिए, हार जीत होती रहती है, ठीक है। आप लड़के हारे ना, जैसे कल का मैच हुआ रात को कि सब लोग टीवी के सामने थे। मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स को सबने शाबाश दी, पाकिस्तान हारा उसके बावजूद, चले आखिरी बॉल तक मैच गया। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग कहाँ है इस दौरान? आप इंडिया के मैच में देखें क्या किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, कितना स्लो खेले। हालांकि उसमें 350 का टारगेट मिला था, आपको तेज खेलना चाहिए था। कल भी यही हुआ कि आपको पता था कि मैच में बारिश हो सकती, फिर भी स्लो दिफाई अंदाज, इतना स्लो खेलते हैं, इतनी ज्यादा डॉट बॉलें खेलती हैं कि यानी आपके बैट्समैनों पे दबाव आया था। और ओपनर क्यों इतना दबाव लेके खेलते हैं? उनके ये भाई ओपनर तो आई सबसे शुरू में, उनके तो ये नहीं कि फला 4 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, अब आप थोड़ा सा प्रेशर से बाहर निकले, प्रेशर है आप पे बहुत ज्यादा। ये इतना दिफाई अंदाज, इतना स्लो खेलना और डिफेंसिव होकर खेलना, तो ये शुरू से ही आप जब लगता है कि आप जैसा हमेशा टेस्ट जैसे ड्रॉ करने जा रहे हैं आप, भाई मैच जीतने के लिए खेले ना, आप ड्रॉ करने का या ड्रॉ की बात नहीं, लेकिन जाते ऐसी डिफेंसिव हैं शुरू से। किस बात का आप पे दबाव, किस बात का? भाई आप तो मैच अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो हिकमतें अमली है हमारे कप्तान की, ये मुस्तकिल जो है नाकदीन के लिए दर्द सर बनी हुई कि आप क्या कर रहे हो। इसी बात पर तनकीद भी उन पे हो रही है ठीक ठाक कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लड़के हारो, आप बैटिंग भी तेज करो। अब आप देखें, हमने कभी अपने मुखालिफ या दुश्मन से कुछ सीखा नहीं कि अगर आपने देखा कि किस तरह इंडिया ने बैटिंग की उस दिन 7 अभी से 356 रन बनाए, तो हमने उसमें नहीं किया। उसमें जब 350 का टारगेट मिला, हम 228 रन से हार गए मैच। हम एक मैच लगता मुझे 2 बार हार गए वो मैच, जब इतनी आपकी बुरी एवरेज रही। आप टूर्नामेंट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस रन रेट में नीचे आ गए। ठीक है। अच्छा जावेद साहब एक बात मैं पूछना चाहूंगा। बैटिंग और बॉलिंग को अगर देखें तो बॉलिंग लाइनअप तो पाकिस्तान की बड़ी मजबूत थी, लेकिन जिस तरह शैटर किया गया इंडियन बैट्समैन की तरफ भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके अगेंस्ट। और फिर उसके बाद कल का जो मैच था उसमें तो हमारे 2 लीड बॉलर्स ही मिसिंग थे। आपको लगता है कि ये भी एक कमी थी कि हम शायद विकेट्स नहीं गिरा पाए टाइमली? बिल्कुल ये है कि बॉलर्स की कमी पड़ गई थी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क्या हमारे पास बैकअप था तो उसको परफॉर्म करना चाहिए था। और क्या पूरे पाकिस्तान में अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर टीम में नहीं होंगे, हारिस रऊफ नहीं होंगे, नसीम शाह नहीं होंगे, तो हमारी टीम बैठ जानी चाहिए। पाकिस्तान तो मशहूर ही बॉलिंग साइड से, और बैट्समैन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। तमाम चीजें मिल के पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बनी। और कल
अगर पाकिस्तान जीत भी जाता ना तो देखिए इस पे तनकीद, इस पे जो बात जरूर, इस पे सवाल उठने ही चाहिए थे, उठ रहे हैं कि आपने इतना स्लो क्यों आगाज किया, आप क्यों इतनी ज्यादा डॉट बॉले खेल रहे थे। आपको पता था कि अगर मैच नामुकम्मल रहा, मैच किसी भी तरह से बारिश हो गई तो पाकिस्तान कम रन रेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगा। यानी बहुत ज्यादा एडवांटेज थे श्रीलंका को। आगे मैच नहीं होता तब भी वो पहुंचते, डक पॉल्यूश होता तब भी वो पहुंचते, क्योंकि रन रेट उनका बहुत बेहतरीन था। उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेला, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरा खेला था इंडिया से हारने के। अब 228 रन हारने के बाद तो आपका रन रेट बिल्कुल यानी जमीन में गर्क हो जाता है। इतनी यानी रिकॉर्ड आप रन से हार रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। जो हिकमत अमली का फुकदान नजर आया मैच में पूरे, कि आपने शुरू से तेज खेलना था, आपको इस मैच में कम से कम 7 साढ़े 7 की एवरेज से स्कोर करना था। आप जितनी ओवर खेलते तो आप लगता कि आप तेज खेल के गए हैं और आप जीतने के लिए जा रहे हैं। आप किस बात का दबाव लेके खेल रहे थे? आपको क्या मैच तो चाह रहे थे कि मैच बारिश हो जाए और फिर आप बारिश में तो फिर पाकिस्तान हार जाता, क्योंकि मैच नामुकम्मल रहता तो एक पॉइंट दोनों को मिलते, रन रेट पहुंचे। तो हमारे बाबर आजम को चाहिए कि आइंदा जो गलतियां मुस्तकिल दोहरा रहे हैं इससे गुरेज करें और कोशिश करें कि आइंदा इतनी डिफेंसिव हिकमत अमली ना हो कि आप किसी को स्कोर ही कम दे रहे हैं। कहाँ से आपके पास मेन कोई हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, और शाहिद आफरीदी को भी कल ठीक ठाक लगे हैं छक्के चौके, तो वो स्कोर रोक नहीं पाए इतना ज्यादा। अच्छा शाहीन आफरीदी की अगर बात कर लें जावेद साहब, तो कल आपको नहीं लगता कि उनका एक ओवर बाकी था, उन्हें ऊपर यूटिलाइज कर लिया गया? लास्ट ओवर शायद शाहीन से कराते तो इम्पैक्ट डिफरेंट होता, आपको ऐसा लगता है? देखिए ये अब यही बातें प्लानिंग की है कि ये सब जो इतने सारा स्टाफ बैठा हुआ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो क्या कर रहा है? कप्तान है, बहुत 7-8 बंदे होते हैं, कोई हेड कोच है, कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई फील्डिंग कोच है, ट्रेनर है, वीडियो एनालिस्ट है। तो ये सब का काम यही तो है, और कब का इनको काम आना है? इनका फिर और किस बात के रखा है? इनको ये कोई बैठ के सिर्फ ताली बजाओ और शाबाश देते रहो? तो भाई आपको प्लानिंग यही तो होती है। टीम मैनेजमेंट, मैनेजर है, हेड कोच है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं तो नजर नहीं है। अब देखा उसके बरक्स आप श्रीलंका को देखें, शुरू से वो 6 की एवरेज लेके चले और आखिर 3 ओवर में भी 4 ओवर में 6 की एवरेज चाहिए थी तकरीबन। तो वो टीम है, एक हमारी टीम है। तो हमने कभी भी मुखालिफ से, हरीफों से लगता कुछ सीखा नहीं, और इतनी जबरदस्त होकर खेली श्रीलंका की टीम। वो हक रखती थी कि उसे जीत मिले, और पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से एक बार फिर जो है एक आसान मैच को, यानी श्रीलंका जैसी हमारी बनिस्बत बड़ी कमजोर टीम थी, हमने उनके ठीक है स्पिन उनका बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने बैटिंग में शुरू से जो खेला है ना, तो वो लगा कि जीत के लिए जा रहे थे। और हम बैटिंग जो हमने स्टार्ट किया, हम नहीं लगा कि हम जीतना चाहते थे मैच। राइट। अच्छा जावेद साहब, चलें अब ये तो हो गया, डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को आगे भी देखना है, बहुत बड़ा टाइटल है सर पर खड़ा है, तैयारी भी है, वार्म अप भी हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी हो चुकी है, लेकिन इंडियन जो हरदर्मी है वो अपनी जगह मौजूद है। कल हमने देखा स्टेटमेंट आती है इंडियन बोर्ड की तरफ से, वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच है शायद वो कैंसिल कर दिया जाए या उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, या होगा ही नहीं, क्योंकि जो इंडियन पुलिस हुकाम हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किसी फेस्टिवल में बिजी होंगी, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ये किस तरह की बात है? और ये पाकिस्तान के मैच में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आने, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? जी, ये उनके जवाब उनकी जगह की, चलो वो बता रहे हैं उनके यहाँ कोई त्यौहार होने वाला है, ऐसा कि वो सिक्योरिटी स्टाफ बिजी होगा। लेकिन इस मामले का नोटिस जो आईसीसी को लेना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, यकीनन आईसीसी से इस पे बात करेगा, उनको खत किताबत होगी, उनसे बात होगी कि भाई ये हमें वार्म अप खेलने के लिए मौका फराहम किया है, या पहले से तय था ना कि पाकिस्तान ने वार्म अप खेलना है, तो इसमें कोई इंडिया को किसी किस्म का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मेजबान है तो उसमें ये नहीं। लेकिन असल मेजबान जो है वो इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर है वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यकीनन कोई उससे बात होगी तो वो कोई इससे हवाले से एक मौका निकलेगा, पाकिस्तान की बात होगी। लेकिन होस्ट को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो मौका चाहिए। ऐसे उन्हें इंडिया का हमें आपको पता है कि वो हर ऐसा मौका जिससे पाकिस्तान को प्रैक्टिस कम मिले, जिससे पाकिस्तान को मुश्किल हो, वो कोई छोड़ते नहीं है। तो अब उन्होंने अपने त्यौहार को जवाब बनाकर ये मौका पेश किया है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे। तो अब देखते हैं आईसीसी क्या इस पे स्टैंड लेता है, क्योंकि आईसीसी ही इवेंट करा रहा है, असल तो ऑर्गेनाइजर वो है, मेजबान भी असल वो है। इवेंट ठीक है हो रहा है इंडिया में, लेकिन इसमें मेजबानी असल जो है आईसीसी ही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था
कि यकीनन इंडियन जो बोर्ड है उनकी तरफ से प्रेशर डालने की एक कैफियत खड़ी की जा रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मौजूदा जो एशिया कप में जिस मोराल से पाकिस्तानी टीम निकली है या निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी टीम के लिए कि वर्ल्ड कप में उतरना, और फिर उसके बाद अगर फाइनल में पहुंच जाते एशिया कप के तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ होते, लेकिन जो कि पहले से डिसाइडेड था कि वार्म अप मैचेस होने हैं। पाकिस्तान वो वाहिद टीम नहीं है जो वार्म अप मैचेस खेलेगी, सारी टीम्स तकरीबन वार्म अप मैचेस खेलेंगी। तो पाकिस्तानी जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उसे डिस्टर्ब करने की साजिश की जा रही है भारतीय बोर्ड की तरफ से। ये एक लम्हा फिक्रिया है, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर सामने आनी चाहिए और इसका नोटिस लिया जाए। बालाल जी, ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।